नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि बलौदाबाजार में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा बैठक की गई है, जहां सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों को लंबित अपराध, चालान, प्रकरण, शिकायतें, चिटफंड कंपनी के मामले में स्थायी वारंट निकालकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि विधानसभा चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। और बलौदाबाजार में आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी को उनके देशभक्ति के गाने गाकर जिले के संगीत प्रेमियों ने श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि उन्होंने देशभक्ति के एक से एक बढ़कर गाने गाए थे। आज उनके फैंस ने गाना गाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वहीं आयोजक मंडल ने अच्छे गाने गाने वाले को श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। भिलाई के सुरडुंग में एक बेटे ने पारिवारिक कारणों के चलते अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया गया है। तो पारिवारिक कारणों की वजह से बेटे ने हत्या कर दी है और ऐसे में जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची है, हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि पारिवारिक मतभेद था जिसके कारण यह हत्या की गई है और ऐसे में अब मामले को पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है। बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। पारिवारिक कारणों की वजह से हत्या कर दी गई है, जिसके कारण बता दें कि बेटा काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसके कारण मौत की घाट उतार दिया उसने और बेटे को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस द्वारा। और कोरबा जिले में संचालित शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। यहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान की लापरवाही के चलते 4 बच्चे भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक घटना सुबह 8 से 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। यहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का जवान दरवाजा खोलकर बैठा हुआ था। उसकी बेख्याली का फायदा उठाते हुए 4 लड़के निकल भागे और जब तक जवान कुछ कर पाता, लड़के उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। खबर कोरबा से है, जहां खून मुहैया कराने के नाम पर पैसों की अवैध वसूली का खेल जमकर खेला जा रहा है। बता दें, पहले तो ये काम केवल अस्पतालों तक ही सीमित था, लेकिन अब ब्लड बैंक में भी ये काम शुरू हो गया है। घंटाघर में संचालित विलासा ब्लड बैंक प्रबंधन पर पीड़ित मरीज के परिजनों से निर्धारित दर से काफी अधिक पैसों की वसूली करने का आरोप लगा है। पीड़ित मरीज के परिजनों ने ब्लड बैंक पर यह आरोप लगाया है कि उनसे 450 रुपयों के स्थान पर 1350 रुपए ले लिए गए और रसीद केवल 450 रुपए की ही दी गई। इस संबंध में मरीज के परिजनों ने पूरे रुपयों की रसीद मांगी तो ब्लड बैंक प्रबंधन इधर उधर की बातें करने लगे। साथ ही परिजनों ने इस मामले की शिकायत जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को दे दी है।
तो खून महर कराने के नाम पे अवैध वसूली की गई है और जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो परिजनों ने इसकी शिकायत दी थी। खून के नाम पर जो काला कारोबार अस्पताल में चलाया जाता था इससे पहले, अब वो ठीक तस्वीर निकल के ब्लड बैंक से सामने आ रही है और ऐसे में अवैध वसूली का यह मामला लगातार निकल के सामने आ रहा है। बिलासा ब्लड बैंक इसका नाम है, जो कि कोरबा में स्थित है, जहां से पूरा वाक्य निकल के सामने आया है। खून मुहैया कराने के नाम पे अवैध वसूली की गई, परिजनों से जानबूझ के अधिक पैसे लिए गए और जब पूरी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी तो पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है और ऐसे में जब उनसे हिसाब मांगा गया, ब्लड बैंक के प्रबंधन से हिसाब मांगा गया, तब उन्होंने इधर उधर की बातें करके टाल मटोल करना शुरू कर दिया। तो खून मुहैया कराने के नाम पर अवैध वसूली की गई। अब मामला काफी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। पहले सिर्फ अस्पताल तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ब्लड बैंक भी इस काले कारोबार में घुसता हुआ नजर आ रहा है। और बलौदाबाजार के फिनॉक्स पोल्ट्री फार्म के मजदूरों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से मजदूर अपनी मांग को लेकर पूरी तरीके से काम बंद करके हड़ताल पर थे, तो वहीं आज इनकी मांग को समर्थन देना आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यदू वहां पर पहुंचे और रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए कहा कि पोल्ट्री प्रबंधन के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। जहां 15 वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों को मात्र कलेक्ट्रेट दर पर वेतन दिया जा रहा है, सरकारी अन्य सुविधाएं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चापा है और मानपुर है, जिसमें एक बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म है, जिसमें फिनिक्स पोल्ट्री फार्म करके है, जबलपुर की कंपनी है, जिसमें आज हमारे जो मजदूर है भाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के भी सदस्य है और हमारे जो यूनियन है ओकरो सदस्य है। एक 15 साल से वहाँ काम करते हैं, ओकर बाद भी आज तक हमारा शासन के मात्र न्यूनतम वेजेस मिलत है, वो भी हमारे लड़ाई के बाद मिली। अगले साल हम बहुत प्रदर्शन करें, जेल गए, ओकर बाद में वह न्यूनतम वेजेस जो लागू हुई से। लेकिन आज हमार मांग है भाई कि 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, इमन आज भी प्रशिक्षण में रखे, आज भी मतलब सिखावत पढ़ावत है। तो हम मांग करना चाहते हैं, कंपनी से मांग करत हन, अधिकारी मन से मांग करत हन, यहाँ के जो श्रम विभाग के अधिकारी है, कलेक्टर साहब है, ओकर से मांग करत हन कि सरकार के जो तय दर है, सरकार जो न्यूनतम वेजेस लागू करे वो तो मिलत है, लेकिन ये मन जो है ग्रेड बढ़ाया जाए, जेकर मन के 10 साल 15 साल हो गए, कम से कम ओकर मन। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव करीब आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। शराब घोटाले को लेकर स्थिति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी मुखर होकर प्रदेश की सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस कड़ी में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रदेश सरकार की नीति को लेकर जमकर हमला बोला। अपने तल्ख अंदाज पर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, यहां तक कह दिया कि भूपेश सरकार ने कोयला, अनाज, शराब, रेत में भ्रष्टाचार किया है, लेकिन गोबर और गौठान को छोड़ देना था। इसके अलावा दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए इस बात की भविष्यवाणी तक कर डाली कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंके हुए हैं और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार होगी। खबर रायगढ़ से है, जहां आदिवासियों पर अत्याचार और मणिपुर की घटना को लेकर समाज और शहर के जागरूक नागरिकों ने 2 विशाल रैली निकाली गई। बता दें कि ये रैली शहर के स्टेशन चौक में आयोजित सभा के बाद महात्मा गांधी चौक, सुभाष चौक, हंडी चौक, गढ़ी चौक से होकर वापस स्टेशन चौक तक जा पहुंची। तो वहीं रैली में शामिल लोगों ने महिलाओं पर किए गए अत्याचार की घटना का मशाल, तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर विरोध भी जताया। तो वहीं मसीही समाज के सैकड़ों लोगों ने मुंह में काली पट्टी बांधकर हाथों में कैंडल लेते हुए एक विशाल मौन रैली भी निकाली, जिसके बाद समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से मणिपुर में शीघ्र ही कानून व्यवस्था और शांति बहाली करवाने की मांग की।
उसके बाद में सभी माताएं। कोरबा जिले में 15 गांव के ग्रामीणों ने कुसमुंडा खदान को बंद करा दिया। रोजगार, बसाहट, मुआवजा समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत भू विस्थापितों की मांगों पर जब गंभीरता नहीं दिखाई, तब गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए खदान का काम काज ठप करवा दिया। अगली खबर भिलाई से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की रिपोर्ट को काफी गंभीरता से लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जहां कोतवाली थाना पुलिस ने भिलाई नगर स्थित सिविक सेंटर के पास चोरी के मोटरसाइकिल और स्कूटी को बेचने वाले संदेही को पकड़कर पूछताछ की, जिसकी कब्जे से 4 मोटरसाइकिल और स्कूटी एक्टिवा 3G बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरिया जिले के सोनहत में डिप्टी रेंजर द्वारा आदिवासी बुजुर्ग महिला को अभद्र तरीके से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचकर डिप्टी रेंजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुंदरपुर का है, जहां कटई पानी निवासी राजमणि ने बताया है कि वो खेत किनारे आराम करने के लिए झुग्गी झोपड़ियां बनाई थी ताकि खेती का भी ध्यान रख सके। इस दौरान 27 जुलाई को जब वो खेत में रोपा लगाने का काम कर रही थी, तभी डिप्टी रेंजर वहां पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने लगे। जब इस बात की भनक राजमणि को लगी तो वो झोपड़ी के पास पहुंची, जिसके बाद डिप्टी रेंजर ने बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज की। वहीं दूसरी ओर गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात कही। और मौसम के करवट बदलते ही अस्पताल में रोते हुए मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। दरअसल आई फ्लू जैसी जिले में बिखरना शुरू हुई, बच्चे, युवा समेत सभी को अपनी चपेट में लेकर तेजी से फैल रहा है। लोगों को आई फ्लू से आंखों का लाल हो जाना, आंखों में सूजन, आंखों में लगातार पानी आना, चुभन जैसे तकलीफों से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि नारायणपुर जिला अस्पताल जाने पर देखा गया कि ना तो नेत्र रोग का डॉक्टर है, ना ही इस संबंध में कोई दवा देने वाला है। एक मरीज ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपने बच्चे के साथ आई फ्लू का इलाज कराने वहां जहां नेत्र रोग के डॉक्टर नहीं मिले तो उसने शिशु रोग को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे आई फ्लू के बजाय सर्दी खांसी का दवाई दी थी, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आई फ्लू की समस्या लगातार समय देखने को मिल रही है तकरीबन, और काफ़ी ज़्यादा ये आई फ्लू के संक्रमण फैल रहे हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मिड एज के लोग हो, सब में ये तकलीफें लगातार हो रही है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। अस्पतालों में लंबी लाइन लगी हुई है, नेत्र डॉक्टर के पास लोग जा रहे हैं कंसर्न करने के लिए किस तरीके से इसको सुधारा जाए, और छूने से भी ये ज़्यादा समस्या फैल रही है। आंखों में आई कांटेक्ट होता है तो भी ये समस्या ज़्यादा फैलती है, और ऐसे में डॉक्टर ने सावधानी बरतने की भी बात कही है। डॉक्टर ने साफ तौर पे कह दिया है कि जितना हो सके आप जिनमें आई फ्लू है उससे दूर रहे और आंखों में बिल्कुल ना देखिए, ये डॉक्टर ने साफ तौर पे कह दिया है। 2004 बैच की आईपीएस को लेकर अब अंकिता गर्ग ने सरगुज आईजी के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि आईपीएस अंकित गर्ग इससे पहले बस्तर संभाग समेत रायपुर संभाग में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 5 साल डीआईजी के तौर पर एनआईए में भी काम कर चुके हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अंकित गर्ग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसिंग को दुरुस्त करने पर काम करने की बात कही है।
तो आईपीएस अंकित गर्ग जो है वो आईजी का पदभार संभाल रहे हैं। सरगुजा में उनको आईजी के पद पर कार्यरत किया गया है और ऐसे में 5 साल डीआईजी रह चुके हैं अंकित गर्ग। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी हमारी काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आ रही है। बलौदाबाजार वन विभाग के जरिए इस साल वन परिक्षेत्र धमनी में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के आयोजित वृक्षारोपण में कटहल के पौधे का आरोपण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला और सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सहित प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती सुमन एका के जरिए संपन्न किया गया। बड़े पैमाने पर कटहल के पौधे लगाकर कटहल ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य वन विभाग ने लिया है। तो बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं कटहल के पौधे और ऐसे में साफ तौर पे कह दिया गया है कि जितना हो सके वैसे वृक्षारोपण कीजिए, कटहल के पौधे लगाइए। और इसलिए अब मामला काफ़ी ज़्यादा कटहल के पौधे लगाने तक पहुंच चुका है और ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन इस कार्यक्रम का नाम रखा गया। इसके तहत कटहल के पौधे लगाने की बात कही गई है। जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। बलौदाबाजार में कार्यक्रम रखा गया था। बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं कटहल के पौधे। और सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पे मीटिंग के बाद योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग जारी है। होम स्टे, थीमेटिक पार्क, वेलनेस सेंटर और अन्य हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एक्टिविटीज का संचालन यहाँ से कर सकेंगे, लेकिन जो मूल स्वरूप होगा किले का उसको यथावत पूर्ववत कायम रखेंगे। रेवेन्यू सरकार को पूरा रेवेन्यू मिलेगा इसका। अभी हम बताते, पहले ये हो जाने दो, हम बताते हैं इसका पूरा। एक आज हम लोग नई नीति उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 लेके आए। आज कैबिनेट से उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आज स्वीकृत हुई है। इसके अंतर्गत अपने उत्तर प्रदेश के विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र की पहाड़ियों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में लगभग 16,620 वर्ग किलोमीटर के जो वन क्षेत्र हैं, सुंदर परिदृश्य हैं, वन विस्तार, नदियां, झरने, बांध, जलाशय, झीलें, इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये नीति राज्य सरकार के द्वारा आज जो स्वीकृत की गई है कि अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी। इस पर हम लोग भू आधारित, वायु आधारित और जल मार्गों तीनों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए उपयोग करने का काम करेंगे। इस पर जल निकायों और भूखंडों पर जो जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा की एक्टिविटी कराएंगे। इसका लिए हम लोग जो एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट की स्थापना करेंगे, जिसमें पूर्व सैनिकों को समावेशित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम दोनों के बीच में एमओयू कराएंगे, ताकि पूर्व सैनिकों की सेवाएं उसमें हम ले सकें। इसके लिए जो अहर संचालक बनना चाहेंगे, जो लाइसेंस लेना चाहेंगे, उनके लाइसेंस की प्रक्रिया जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न की जाएगी। संबंधित जिले के जिलाधिकारी उन्हें लाइसेंस देंगे और एक बार का जो लाइसेंस शुरू होगा वो 5 साल तक के लिए वैध माना जाएगा। और इसी में साहसिक टूरिज्म के लिए तमाम एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम होगा। और खास रूप से इसमें जो सारे मानक हैं वो इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइन जो भारत सरकार की है, इसकी गाइडलाइन के मुताबिक सारी व्यवस्थाएं
सुरक्षा का मानक और अन्य जो इस गाइडलाइन के अनुसार जो जो चीजें हैं वो एसओपी इसी के अनुसार हम लागू करने का काम करेंगे। ये नया उत्तर प्रदेश के लिए नया विषय है जिससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसमें अपार संभावना है क्योंकि विभिन्न राज्यों का हम लोगों ने ये सर्वे कराया है, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, और राज्यों में इस तरह की गतिविधियों को पहले से ही काफ़ी फ्रूटफुल रूप से कामयाबी के लिए नई दिशाएं मिली हैं वहाँ के टूरिज्म को, और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को इससे एक नई दिशा निश्चित रूप से मिलने में कामयाबी मिलेगी। लखीमपुर खीरी जनपद में हम लोगों ने जो वहाँ दुधवा नेशनल पार्क है उसके पास में तमाम टूरिज्म एक्टिविटीज को गति और बढ़ावा देने के लिए लखीमपुर खीरी के पास वहीं जो दुधवा नेशनल पार्क है उसी के बगल में सिंचाई विभाग की एक अप्रयुक्त जमीन जिसका रकबा लगभग 8.30 हेक्टर यानी 20.50 एकड़ रकबा की जमीन है जो सिंचाई विभाग के लिए अनुपयोगी थी, क्योंकि पहले सिंचाई विभाग के भट्टे हुआ करते थे, कंस्ट्रक्शन के लिए खुद की अपनी ईंट बनाते थे और सिंचाई विभाग उसका उपयोग करता था। अब वो सारी एक्टिविटीज उनकी बंद हो गई, तो वो लावारिस जमीन सिंचाई विभाग की अनुपयोगी जमीन पड़ी थी, उसको डेवलप करके हम लोग वहाँ टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए आज माननीय मंत्री परिषद ने वो जमीन सिंचाई विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तगत करने का निर्णय लिया है। ये इससे हम लोग लखीमपुर खीरी जनपद और खास रूप से दुधवा नेशनल पार्क के पास अपनी टूरिज्म की नई एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वहाँ और बढ़ावा देने का काम करेंगे, तमाम एक्टिविटीज के लिए डेवलप करने का काम करेंगे। ये आज निर्णय लिए गए हैं। ये 4 निर्णय थे जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म के हितों के लिए माननीय मंत्री परिषद द्वारा आज स्वीकृत करने का अनुमोदन करने का काम किया गया। श्री उपाध्याय जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए मंत्री परिषद की बैठक में। उसमें जो चयन प्रक्रिया थी, अब तक की जो प्रक्रिया थी उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तथा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु संबंधित प्रबंध तंत्र एवं परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के निर्देशकों चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन इसमें विसंगति ये देखने में आई कि यथा समय ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे, तो उससे प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था, चयन की नियुक्ति नहीं ठीक से हो पाती थी और उससे शिक्षा प्रभावित होती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब इनमें चयन संबंधी दक्षता के लिए एक आयोग बनेगा पूरा, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये विधेयक 2023 इसमें पारित हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें 12 सदस्य और 1 अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होगा और इससे भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रामाणिकता ये होगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव
आज पारित हुआ है अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक निजी विश्वविद्यालय अवश्य हो और प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य हो, तो उसी प्रक्रिया में निजी विश्वविद्यालयों के आने से गुणात्मक परिवर्तन आएगा, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो निजी क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालयों के स्थापना विषय आए हैं, जो कि विधेयक राज्य विधानमंडल में पुनर्स्थापित किया जाना है। ये प्रस्ताव पारित हुए हैं। ये विश्वविद्यालय हैं अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय आगरा, महावीर विश्वविद्यालय मेरठ, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, KM कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। आप सुन रहे थे किस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग की गई। बता दें 32 ऐसे प्रस्ताव जो हैं पारित किए गए हैं इस बैठक में। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।